या डिविडेंड है, लेकिन रियलिटी में ये एक इनकम इकोसिस्टम होता है जिसमें मल्टीपल छोटी छोटी इनकम सोर्सेज मिला के एक बड़ी इनकम बनती है। आज के वीडियो में हम इसी सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो फैमिली फाइनेंस प्लानिंग। पहला स्टेप होता है रेगुलर इन्वेस्टिंग का हैबिट बनाना। मान लो तुम हर महीने 25,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो इक्विटी म्यूचुअल फंड में, जहां एवरेज रिटर्न 15% तक मिल रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 15-17 साल में तुम 1.5 से 2 करोड़ रुपए तक का कॉर्पस आराम से बना सकते हो। ये नंबर शुरू में बड़ा लगता है, लेकिन मंथली 25,000 का डिसिप्लिन रखने वाले लोग आज हर गली मोहल्ले में मिल जाते हैं। तुम भी उनमें से एक हो सकते हो। अब इस कॉर्पस को तुम एक स्मार्ट स्ट्रेटजी से इन्वेस्ट करो, जहां से तुम्हें स्टेबल और सेफ इनकम आए। सपोज तुम 2 करोड़ का कॉर्पस बिल्ड कर लेते हो और उसे तुम 9% रिटर्न वाले लो रिस्क ऑप्शन में इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। ये सेफ होता है, या फिर किसी बॉन्ड्स में या किसी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में रिटायरमेंट के बाद तो तुम्हें 18 लाख रुपए की एनुअल इनकम आराम से मिल सकती है, यानी 1.5 लाख रुपए पर मंथ, बिना कुछ एक्टिवली काम किए मिल सकता है। ये होता है प्योर पैसिव कैश फ्लो। पर अब तुम सोच रहे होंगे मैं तो 25,000 भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता हर महीने। तो सेकंड स्ट्रेटजी ये कहती है कि इनकम लेयरिंग करो, मतलब एक ही जगह भरोसा मत रखो, छोटी छोटी जगह से 10 से 15,000 कमाओ और उनको जोड़ के 1 लाख बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, रेंटल इनकम से 20,000 आएंगे, डिविडेंड और म्यूचुअल फंड से 15,000 रुपए आएंगे, डिजिटल प्रोडक्ट से 15-20,000 रुपए और कमा लो, अफिलिएट मार्केटिंग से 10-15,000 और कमा लो। और अगर तुम्हारा यूट्यूब या इंस्टाग्राम ऑटोमेशन चैनल भी चल रहा हो तो वहां से 20 से 30,000 रुपए की पर मंथ इनकम आराम से पॉसिबल है। ये सब इंडिविजुअल सोर्सेज तुम्हारे लिए अलग अलग स्ट्रीम बन जाते हैं, जो मिला के तुम्हारे पास 1 से 1.5 लाख की पर मंथ पैसिव इनकम क्रिएट हो सकती है। शुरुआत मेहनत वाली होती है, लेकिन 2-3 साल बाद जब ये इकोसिस्टम सेट हो जाता है तब पैसा तुम्हारे लिए काम करने लगता है। लिटरली जब तुम सो रहे होते हो ना, तब भी ये पैसा बन रहा होता है। और यहाँ माइंडसेट सबसे बड़ा फैक्टर होता है। पुअर माइंडसेट के लोग सोचते हैं ये सब उनके लिए है जो ऑलरेडी अमीर है, लेकिन रिच माइंडसेट के लोग पहले सिस्टम बनाते हैं, फिर फ्रीडम लेते हैं। उनके लिए पैसा एक टूल है, ना कि सिर्फ एक सर्वाइवल का जरिया। तो अब सवाल ये नहीं है कि पैसिव इनकम पॉसिबल है या नहीं, सवाल ये है तुम रेडी हो क्या 2 से 5 साल मेहनत करने के लिए? क्या तुम अपने लाइफ में एक पैसिव इनकम क्रिएट करना चाहते हो? स्टार्ट छोटी एसआईपी से करो, एक साइड हसल शुरू करो, अफिलिएट मार्केटिंग सीखो, रेंट या डिजिटल प्रोडक्ट इनकम का सोर्स बनाओ और धीरे धीरे तुम्हारी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स मिलके एक स्टेबल प्रेडिक्टेबल 1 लाख रुपीस पर मंथ का पैसिव इनकम क्रिएट कर लो। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हारे फोन में मैसेज आया नहीं। प्रॉपर्टी ट्रांसफर के नियम सिर्फ सिग्नेचर्स और हाथ मिलाने तक सीमित नहीं है। इंडिया में प्रॉपर्टी ट्रांसफर के रूल्स ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट 1882 के अंडर दिए गए हैं, जिसमें 5 मेजर कंडीशंस है। अगर एक भी कंडीशन मिस हो गई ना तो ट्रांसफर इनवैलिड माना जाएगा और प्रॉपर्टी आपके हाथ से जा सकती है। आइए इन 5 रूल्स को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। नंबर 1, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, यानी दोनों पार्टीज ट्रांसफरर और ट्रांसफरी को कानूनी रूप से कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मतलब उनकी दिमागी हालत ठीक होनी चाहिए, वो माइनर ना हो और चीजों को समझने में सक्षम हो। क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कोई भी ऐसा इंसान जो 18 साल से छोटा है या एक ऐसा इंसान जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में खुद से एंटर नहीं कर सकता है। नंबर 2, कंसिडरेशन। किसी भी ट्रांसफर के लिए एक लॉफुल कंसिडरेशन होना जरूरी है। कंसिडरेशन यानी किसी चीज के बदले में कुछ मिलना। सेल्स के केस में ये सेल प्राइस होती है और गिफ्ट के केस में डोनर का लव एंड अफेक्शन होता है। यानी अगर आप कोई प्रॉपर्टी किसी से खरीदते हो तो आप जो भी पैसे उसे कंसिडरेशन के रूप में पे करते हो ना, उसका प्रूफ संभाल के रखना। लेकिन अगर प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट में मिली है या इनहेरिटेंस के तौर पर मिली है एज नॉमिनी, तो पैसे पे करने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 3, लीगली एग्जीक्यूटेड डॉक्यूमेंट। प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए एक रजिस्टर्ड डीड जरूरी होती है, जिसमें ट्रांसफरर का नाम, ट्रांसफरी का नाम, प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल्स और कंसिडरेशन मेंशन करना जरूरी है। इस ट्रांसफर डीड पर 2 विटनेस के सामने दोनों पार्टीज की सिग्नेचर और 2 विटनेस की सिग्नेचर भी होनी जरूरी है। सिर्फ हाथ मिलाने से या पैसे देने से प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती है। नंबर 4, फ्री कंसेंट। कोई भी प्रॉपर्टी ओनर की मर्जी के बिना ट्रांसफर नहीं हो सकती और ये मर्जी बिना किसी जबरदस्ती, फ्रॉड या अनड्यू इन्फ्लुएंस के होनी चाहिए। यानी आप किसी को गन पॉइंट पर रख के उससे साइन नहीं करवा सकते हो, और अगर करवा भी लिया ना तब भी वो इंसान
इंसान कोर्ट में केस फाइल करके उस ट्रांसफर को कैंसिल करवा सकता है। नंबर 5, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, यानी प्रॉपर्टी को फिजिकली ट्रांसफरी के हाथ करना जरूरी है। बिना इसके लीगल टाइटल कभी पूरी तरीके से एस्टैब्लिश ही नहीं हो सकता। यानी अगर मैं आपको सिर्फ घर के पेपर साइन करके दे दूं, घर का पोजेशन ना दूं, तो चलेगा क्या? इसे वैलिड ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदो या बेचो या किसी को गिफ्ट दो, तब इन सारे रूल्स को बहुत ध्यान से फॉलो करना, वरना उस ट्रांसफर को वैलिड नहीं माना जाएगा। इवन प्रॉपर्टी खरीदते वक्त तो इन रूल्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि कई लोग आपसे इन रूल्स को छुपाकर, घुमा फिरा कर फ्रॉड करने की कोशिश कर सकते हैं। तो बच के रहें कि एजुकेशन, शादी, घर खरीदना या रिटायरमेंट सभी के लिए स्ट्रेस का कारण बन जाता है। लेकिन अगर आप स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग कर लो ना, तो ये बड़े बड़े खर्चे आपको कभी भी सरप्राइज नहीं करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने फैमिली के मेजर एक्सपेंसेस को इफेक्टिवली प्लान कर सकते हो। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो फैमिली फाइनेंस प्लानिंग। पहला स्टेप है अपने फैमिली के लिए फाइनेंशियल गोल्स सेट करना। हर फैमिली के बड़े खर्चे अलग होते हैं। किसी के लिए बच्चों की हायर एजुकेशन प्रायोरिटी है, तो किसी के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग प्रायोरिटी है। आपको अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना होगा अलॉन्ग विद एग्जैक्ट टाइम पीरियड। जैसे फॉर एग्जांपल, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए कितना फंड चाहिए और कब चाहिए, घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट कितना चाहिए और कब चाहिए, एज वेल एज रिटायरमेंट के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे और कब चाहिए होंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, आपको इन सारे खर्चों को करंट वैल्यू पे नहीं लेना है, इन्फ्लेशन से एडजस्ट भी करना है, क्योंकि दिन पर दिन ये खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। जो पढ़ाई आज 1 लाख में होती है, ऑफ कोर्स 10 साल बाद उसके 2 लाख रुपए लगेंगे। से फॉर एग्जांपल, मुझे 10 साल बाद घर खरीदना है और डाउन पेमेंट के लिए 20 लाख रुपए चाहिए, या फिर 30 साल बाद रिटायरमेंट के लिए मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, या फिर 5 साल बाद शादी के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। तो ये हो गए मेरे फाइनेंशियल गोल्स। अब मैं गूगल पर गोल प्लानर सर्च करूंगा और यहाँ मेरे रिटायरमेंट के लिए जो 1 करोड़ चाहिए वो लिख देता हूँ। टेन्योर 30 इयर्स, इन्फ्लेशन 6% एंड रिटर्न्स 15% एंटर कर देता हूँ। ये देखिए, मुझे इस गोल को अचीव करने के लिए हर महीने सिर्फ 8,296 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं, जो कि 30 साल बाद 5,74,34,000 से भी ज्यादा बन जाएंगे। क्योंकि आज के 1 करोड़ इन्फ्लेशन के साथ बढ़ भी जाएंगे ना, तो तभी मुझे 5,74,00,000 की जरूरत पड़ेगी, जो कि इस 8,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से अचीव भी हो जाएगी। अब ये तो सिर्फ एग्जांपल था। इसी तरह आपको अपनी टोटल सेविंग्स को अलग अलग गोल्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करके अलग अलग म्यूचुअल फंड SIP में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, ताकि आपको सही वक्त पर सही अमाउंट मिल सके और आपके सारे फाइनेंशियल गोल्स इजीली अचीव हो सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, और आपकी कोई भी सजेशन हो तो मुझे फीडबैक बॉक्स में जरूर मेंशन कर दो। फिर मिलेंगे जरूरी है। और इसका पहला स्टेप है फैमिली बजट बनाना। अक्सर लोग बजट बनाना काफी कॉम्प्लिकेटेड और बोरिंग समझते हैं, लेकिन अगर सही अप्रोच ली जाए तो ये प्रोसेस काफी सिंपल और प्रोडक्टिव हो सकता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि फैमिली बजट कैसे बनाएं, जो आपके फाइनेंशियल गोल अचीव करने में आपको मदद करेगा और फ्यूचर फाइनेंशियल स्ट्रेस को रिड्यूस भी करेगा। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो फैमिली फाइनेंस प्लानिंग। बजटिंग में सबसे पहला स्टेप है इनकम ट्रैक करना। यानी सबसे पहले आपको आपकी टोटल मंथली इनकम आइडेंटिफाई करनी होगी। इसमें आपकी सैलरी, साइड इनकम, इन्वेस्टमेंट के मिलने वाले रिटर्न्स, सब कुछ इंक्लूडेड है। आपको पता होना चाहिए कि घर के अंदर कितना पैसा आ रहा है, ताकि आप उसी के बेसिस पर अपने एक्सपेंसेस और सेविंग्स को प्लान कर सकें। नंबर 2, एसेंशियल एक्सपेंसेस का एस्टिमेशन, यानी अपने जरूरी खर्चों की लिस्ट बनाना। ये वो खर्चे हैं जो आपको हर हाल में करने ही पड़ते हैं, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल, घर का रेंट या EMI, यूटिलिटी बिल्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इंटरनेट, या फिर ग्रोसरी और डेली एसेंशियल्स जैसे दूध, दही एक्सेट्रा। इवन बच्चों की एजुकेशन फीस और मेडिकल एक्सपेंसेस भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। स्टेप नंबर 3 है सेविंग्स को प्रायोरिटाइज करना। अब आपकी मंथली टोटल इनकम से आपने स्टेप 2 में कैलकुलेट किए हुए खर्चों को माइनस कर दीजिए। आपको मंथली सेविंग कितनी हो सकती है उसका एक अमाउंट मिल जाएगा। अब इन पैसों को आपको अपने अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करने का प्लान बना लेना चाहिए। जनरली सबसे पहला प्रेफरेंस लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए होना चाहिए। उसके बाद इमरजेंसी फंड, रिटायरमेंट फंड और चाइल्ड एजुकेशन फंड। एक प्रो टिप दूं, बजटिंग के लिए हमेशा आपको 50-30-20 रूल को फॉलो कर लेना चाहिए। 50% एसेंशियल एक्सपेंसेस
30% lifestyle expenses and 20% saving based on your total income. स्टेप नंबर 4, लाइफस्टाइल खर्चों को कंट्रोल में रखना। हम सब अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन जरूरत ये है कि आप अपने लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल करें। ये वो खर्चे होते हैं जो एसेंशियल नहीं होते हैं, जैसे बार महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाना, एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज, कॉन्सर्ट में जाना, शॉपिंग करना, बार ट्रैवल करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई नो लाइफ एंजॉय करने के लिए ये खर्चे भी जरूरी है, लेकिन लिमिट से ज्यादा हो गए ना तो आपका पूरा बजट बिगड़ जाएगा। इसीलिए अपनी टोटल इनकम का एक फिक्स पोर्शन ही आपको इसके लिए एलोकेट करना चाहिए एज पर बजटिंग रेशियो, नॉट मोर देन 30% ऑफ योर टोटल इनकम। अब बजटिंग का आखिरी स्टेप नंबर 5, बजट को रेगुलरली रिव्यू करना, यानी हर 3 महीने अपने बनाए हुए बजट को एक्चुअल इनकम, एक्सपेंसेस और सेविंग से कंपेयर करना। कई बार लोग साल की शुरुआत में बजट बना तो लेते हैं, लेकिन उसे फॉलो नहीं करते और फिर साल खत्म होने पर खरीदना, रिटायरमेंट प्लानिंग या कोई बड़ा वेकेशन, ये सब कुछ अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग के बिना पूरा करना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक जरूरी स्टेप बन जाता है जो आपको अपने फैमिली के सपने पूरे करने में हेल्प करेगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप लॉन्ग टर्म में अपने फैमिली के फाइनेंशियल गोल्स को अच्छे से अचीव कर सकते हो। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो फैमिली फाइनेंस प्लानिंग। स्टेप नंबर 1, क्लियर फाइनेंशियल गोल्स सेट करें। सबसे पहला स्टेप है अपने लॉन्ग टर्म फैमिली गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना। ये जरूरी है ताकि आपको पता चले कि कितना पैसा चाहिए और कितने टाइम के बाद वो पैसा लगेगा। गोल्स को क्लियरली डिफाइन करें, जैसे कि 10 साल में अपना घर खरीदना है या बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए 15 लाख रुपए सेव करने हैं। स्पेसिफिक और मेजरेबल गोल्स हमेशा आपको हेल्प करेंगे। हर गोल का एक टाइम फ्रेम फिक्स करिए, जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट को उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली अलाइन कर सके। स्टेप नंबर 2, सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करिए। आपके फैमिली गोल्स के हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करना इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको इन्फ्लेशन से बचाते हैं और वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ये हाई रिटर्न्स दे सकता है, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। पीपीएफ भी एक सिक्योर और टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लॉक करके स्टेडीली इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो, और अगर आप थोड़ा रिस्क लेने के लिए रेडी हो तो आप डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में स्टॉक भी आपको काफी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं जो आपके फंड्स को मैक्सिमाइज कर सकता है। स्टेप नंबर 3, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी से इन्वेस्ट करने से एक डिसिप्लिन और कन्वीनियंट वे से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें आप रेगुलरली छोटी अमाउंट्स इन्वेस्ट करके अपने गोल अचीव कर सकते हो। हर महीने एक फिक्स अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, दैट्स इट। ये आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी से बचाएगा और लॉन्ग टर्म में आपको आउटस्टैंडिंग रिटर्न देगा। एसआईपी का एक फायदा ये भी होता है कि आप जब मार्केट डाउन होता है तब भी इन्वेस्ट करते रहते हो, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में एवरेज कॉस्ट लोअर मिलती है। स्टेप नंबर 4, रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान देना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी होता है। जब फैमिली गोल्स का सवाल होता है ना, तो आपको अपने पोर्टफोलियो को टाइम के साथ बैलेंस करना पड़ता है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एसेट क्लासेस में, जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट में डाइवर्सिफाई करना पड़ता है। हर कुछ साल में अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करे और जरूरत पड़ने पे रीबैलेंसिंग भी करे। अगर आपका गोल पास आ रहा हो तो रिस्की एसेट से पैसा निकाल कर स्टेबल एसेट में शिफ्ट कर दीजिए ताकि टाइम पर पैसे हाथ में मिल सके। स्टेप नंबर 5, इन्फ्लेशन को इग्नोर ना करें। लॉन्ग टर्म गोल्स प्लान करते वक्त इन्फ्लेशन को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इन्फ्लेशन की वजह से आपको आज जो अमाउंट सफिशिएंट लगता है, फ्यूचर में वो काफी कम हो सकता है। अपने टारगेट अमाउंट को इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपको बच्चों की एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, 10-15 साल बाद ये अमाउंट डबल हो सकती है, यानी आपको 20 लाख रुपए की जरूरत पड़ सकती है। इन रूल्स को फॉलो करके आप अपने और अपने फैमिली के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को इजीली अचीव कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सजेशन जरूर दे देना। आराम से सोचो, एक ऐसी जिंदगी जिसमें ईएमआई का कोई स्ट्रेस ही नहीं है, क्रेडिट कार्ड का बिल भी नहीं है, पर्सनल लोन का बर्डन भी नहीं है। लाइफ कितनी आसान हो जाएगी ना। सिर्फ अपने सपनों के लिए पैसे बचाते रहेंगे, दैट्स इट। इन्वेस्ट करते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे, फैमिली के साथ वेकेशन भी हो रहा है, असेट भी खरीदे जा रहे हैं और जिंदगी का असली मजा भी लिया जा रहा है। लोन फ्री लाइफ कोई फैंटेसी नहीं है, ये पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए सिस्टम चाहिए और थोड़ा डिसिप्लिन भी, क्योंकि आज के जमाने में तो लोन लेना नॉर्मल हो गया है। कार चाहिए, कार लोन
लोन ले लो, मोबाइल चाहिए ईएमआई पर ले लो, शादी करनी है पर्सनल लोन ले लो, घर लेना है तो 20 साल का होम लोन ले लो। लेकिन एक सच हमेशा याद रखना, ईएमआई इज द एनिमी ऑफ योर फ्रीडम। जब आप किसी भी चीज के लिए लोन लेते हो तो आप पैसा नहीं ले रहे, फ्यूचर इनकम को बेच रहे हो। और ये साइकिल कभी रुकती नहीं है। पहले कार लोन, फिर होम लोन, फिर रिनोवेशन लोन, फिर बच्चों की एजुकेशन लोन, और जिंदगी भर आप बैंक के लिए काम करते रह जाते हो। आपके लिए नहीं, बट डोंट वरी, आज हम लोन फ्री लाइफ बनाने का एक सीक्रेट फॉर्मूला समझेंगे, जिसके बाद आपको लाइफ में कभी लोन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो फैमिली फाइनेंस प्लानिंग। लोग सोचते हैं लोन लेना ग्रोथ का शॉर्टकट है, बट असली शॉर्टकट लोन फ्री माइंडसेट है। जो बंदा लोन नहीं लेता वो सबसे बड़ा नेगोशिएटर होता है। वो अपने बॉस के सामने भी खड़ा हो सकता है क्योंकि उसके पास कोई प्रेशर नहीं होता। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। रवि और सौरभ दोनों 75,000 की सैलरी लेते हैं। रवि ने 15 लाख की कार लोन ले ली और एक 60 लाख का घर का ईएमआई चालू कर दिया। सौरभ ने रेंट पे रहना कंटिन्यू किया और ओला उबेर में ही काम चला लिया। रवि दिखने में रिच लग रहा था, लेकिन 5 साल बाद जब कंपनी ने डाउन साइजिंग की, रवि डिप्रेशन में चला गया क्योंकि उसकी ईएमआई बंद हो ही नहीं सकती थी। सौरभ ने ब्रेक लिया, काम छोड़ दिया, न्यू स्किल सीखी, फ्रीलांस स्टार्ट किया और 3 साल में अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दिया। लेसन, लोन फ्री लाइफ सिर्फ पैसा नहीं बचाता, आपको डिसीजन मेकिंग पावर देता है। आप हर बार लोन से कोई चीज लेते हो, आप अपना एक पार्ट बेच देते हो। कार लोन आपके 3 साल गए, होम लोन आपके 20 साल गए, और ईएमआई की चेन कभी रुकती ही नहीं है। एक खत्म तो दूसरी शुरू। इसीलिए अगला आईफोन लेने से पहले ये सोचो, क्या मैं इस फोन के लिए अपना 2 महीने का फ्रीडम बेच रहा हूँ? अब कुछ लोग कहेंगे तो क्या सब कुछ कैश में ही खरीदे, घर कैसे ले? सही सवाल है, बट घर तब लो जब आपको घर चाहिए हो, लोन नहीं। तब लो जब आप डाउन पेमेंट का 40% से ज्यादा अफोर्ड कर सको और ईएमआई आपकी सैलरी का 20% से कम हो। नहीं तो घर आपका नहीं होता, बैंक का होता है। रियल फ्रीडम छोटी छोटी डिसीजन से आती है। ईएमआई से बचने की प्लानिंग, 6 महीने का इमरजेंसी फंड रेडी रखना, यूज्ड कार लेना इंस्टेड ऑफ न्यू कार ताकि खर्चा कम हो सके, लोन ना लेनी पड़े, और सबसे बड़ा, लोग क्या सोचेंगे इसको छोड़ दो। लोन फ्री लाइफ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, पीस, पावर और पर्सनल कंट्रोल है। आपको बॉस से रेजिग्नेशन देने के लिए करोड़पति नहीं बनना है, आपको सिर्फ लोन फ्री बनना है। सो अगली बार जब कोई बोले ईएमआई ले लो, इजी है, तुम खुद से पूछना, इजी किसके लिए, मेरे लिए या बैंक के लिए? लोन फ्री लाइफ पॉसिबल है, और अगर तुमने कंट्रोल संभाल लिया ना तो फ्रीडम गारंटीड है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। आजकल सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज है कि अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें। 2024 में जब सोना 80,000 रुपए पर 10 ग्राम क्रॉस कर गया था ना, तो लोग सोचने लगे कि कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, एफडी में पैसा डालकर हम अपॉर्चुनिटी मिस तो नहीं कर रहे हैं। और दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड में भी काफी वॉलेटिलिटी देखी गई थी। 2024 में गोल्ड का प्राइस 30% ऊपर गया था, जबकि लोगों का एफडी में पैसा सिर्फ 6-7% ही बढ़ा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ले लो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिसेंट डेटा के हिसाब से कौन सा ऑप्शन एक्चुअली आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है और कहां आप गलती कर रहे हो जिसे आप शायद रियलाइज भी नहीं कर रहे हो। वेलकम टू सीको ऑफिशियल शो फैमिली फाइनेंस प्लानिंग। देखो यार, पिछले 2-3 साल में जो भी हुआ है ना इकोनॉमी में, उसने सारे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट रूल्स को हिलाकर रख दिया है। आप खुद सोचो, 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम जो हुआ था, 2023 में गोल्ड प्राइस ने ऑलमोस्ट 6.5% का गेन दिखा था। पहले 6 महीने में ही ये रिटर्न दिखने मिल गया था, और 2024 में तो गोल्ड ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दिखाई थी। इसके पीछे सेंट्रल बैंक्स का बाइंग, इन्फ्लेशन का डर और करेंसी डिवैल्यूएशन, ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है। मैं आपको एक्चुअल नंबर के साथ कंपैरिजन दिखाऊंगा ताकि आप समझ सको कि रियल गेम क्या चल रही है। एफडी की बात करें तो करंट सिनेरियो में ये ऑप्शन वीकेस्ट लग रहा है। एसबीआई में एफडी पर 6 से 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है। बजाज फाइनेंस 7.5% तक ऑफर कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन्फ्लेशन खुद 6% के आसपास चल रहा है। मतलब अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो तो आपका इफेक्टिव रिटर्न एफडी पर सिर्फ 4 से 5% ही बचता है, और इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद रियल ग्रोथ नेगेटिव या जीरो हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आपका पैसा नॉमिनली बढ़ रहा है बट परचेसिंग पावर घट रही है। ये हार्श रियलिटी है जो बैंक्स आपको कभी नहीं बताएंगे। गोल्ड की स्टोरी बिल्कुल अपोजिट है। 2025 तक गोल्ड प्राइस 94,000 के आसपास चल रहे थे, ऑल टाइम हाई तक, और आज तो यही गोल्ड का प्राइस करीब 1,17,000 के आसपास चल रहा है। यानी गोल्ड ने अप्रॉक्सीमेटली
अप्रोक्सीमेटली 30% का रिटर्न 2025 में भी दे दिया है। ये मैसिव 30-40% की स्विंग है जो सिर्फ एक साल में आई है। गोल्ड का एडवांटेज ये है कि ये करेंसी डीबेसमेंट के अगेंस्ट हेज करता है और ग्लोबल अनसर्टेनिटी में सेफ हेवन का रोल प्ले करता है। लेकिन इसके साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। स्टोरेज कॉस्ट, मेकिंग चार्जेस और जीएसटी भी आता है। डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ईटीएफ के थ्रू अगर इसमें इन्वेस्ट किया जाए ना तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बट लिक्विडिटी और प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी के सवाल फिर भी अवेलेबल रहते हैं। म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस देखी जाए ना तो मिक्स पिक्चर है। रिसेंटली 2024 के फर्स्ट हाफ में इक्विटी म्यूचुअल फंड ने 17-18% का रिटर्न दिया था, लेकिन 2025 में सारे म्यूचुअल फंड ने साइडवेज रिटर्न दिए हैं। स्मॉल कैप फंड ने तो पिछले साल 30% तक का रिटर्न भी दिया था, लेकिन वॉलेटिलिटी बढ़ चुकी है और मार्केट कंसोलिडेट कर रहे हैं। इसीलिए पिछले एक साल में किसी भी म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छे रिटर्न नहीं दिए हैं। आज स्मॉल कैप फंड्स का AUM 2.33 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। इसका मतलब यह है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा है। रिस्क और टैक्सेशन का फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। FD में इंटरेस्ट फुल्ली टैक्सेबल होता है जो आपके स्लैब रेट पर लगता है। TDS भी कटता है। गोल्ड और म्यूचुअल फंड के केस में लॉन्ग टर्म में बेचा तो 12.5% का LTCJ लगता है। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक किया तो 20% का फ्लैट टैक्स लग जाता है। फिर भी अगर पिछले 1-2 साल का डेटा देखे तो गोल्ड वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उभर कर आया है। अभी भी मार्केट में इन्फ्लेशन